तो फ्रेंड्स के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स अपनी जो डाउट क्लियर की जो सीरीज चल रही है, आज अपन उसमें आगे बढ़ते हुए फिर से आपके कुछ मैंने यहाँ पे कॉमन डाउट्स उठाए हैं, उन पे जो है अपन वहाँ पे डिटेल से चर्चा करेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो भी लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे। और साथ ही दोस्तों आप सभी लोग जो है हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, वहाँ पे काफ़ी सारे सिलेक्टेड स्टेशन मास्टर ज्वाइन किए हुए हैं, तो वहाँ सभी डाउट्स पे जो है डिटेल से चर्चा होती है। तो आप जो है टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले अपन देखते हैं आपका डाउट नंबर फर्स्ट कि काफ़ी सारे कमेंट्स ऐसे रखे हैं कि सर हमारा जो है एनटीपीसी में सिलेक्शन हो रखा है और ग्रुप डी में भी हमारा सिलेक्शन हो गया है रिटन एग्ज़ाम में, तो क्या हमें फिजिकल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो ये आपके लेवल 5 वालों का, लेवल 6 वालों का, 3 और सभी जो लेवल है उनके जिनकी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है एनटीपीसी में, उन सभी लोगों ने ये कमेंट्स करे हुए हैं और उनके मन में ये दुविधा बनी हुई है। तो देखो दोस्तों, आप सभी को मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है जिनको यहाँ पे ज्वाइनिंग मिल गई है, जैसे कि कई जो जोन है वहाँ पे स्टेशन मास्टर की ट्रेनिंग भी भेज दिया गया, तो उनको तो जो है यहाँ पे ग्रुप डी का एग्ज़ाम या जो भी फिजिकल है देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जिनके जैसे कि चंडीगढ़ की बात करूँ मैं और आपके जम्मू की बात करूँ, जहाँ पे वैकेंसियाँ जो है थोड़ा इशू चल रहा है, और अजमेर बोर्ड में भी आपके जोधपुर डिवीज़न वगैरह में इशू चल रहा है, तो वहाँ पे वैकेंसी जो है एनटीपीसी की थोड़ी लंबी खिंच सकती है। और तो दोस्तों मैं आपको यही कहूँगा कि आप जो है यहाँ पे फिजिकल ज़रूर दें। अगर बाद में मान लो कि आपका जब डीवी होगा ग्रुप डी के अंदर, तो उस टाइम अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है लेवल 5 में, लेवल 6 में, जिस भी लेवल में आप एलिजिबल हो, तो वहाँ पे जो है आप ज्वाइन कर लेना, और आप पीईटी के बाद में डीवी ग्रुप डी की मत करवाना। तो आपकी वजह से किसी और को वहाँ पे जॉब मिल जाएगी बाद में जब सेकंड पैनल आएगा। तो बाकी आप सभी लोग जो है यहाँ पे फिजिकल ज़रूर दें, मेरा ये कहना है। आप फिजिकल स्किप बिल्कुल भी ना करें। जो लोग यहाँ पे जिनकी ज्वाइनिंग अभी लेट सेट हो रही है और हो सकता है थोड़ी और लेट हो जाए, तो आप सभी लोग यहाँ पे फिजिकल जरूर दें, बाद में डीवी मत करवाना। तो इसके बाद में बात करते हैं सीनियर सीसीटीसी की किस जॉब में स्टडी का टाइम मिल सकता है। तो देखो सीनियर सीसीटीसी के अंदर एक ही जॉब है टीटी। इसके अलावा आपको सभी जो जॉब है आपकी, चाहे रिजर्वेशन की हो गई, पार्सल की हो गई, मैं बात करूँ बुकिंग की या गुड्स कलर की, ये सभी जॉब जो है ऑफिशियल जॉब है। यहाँ पे आपका फिक्स शेड्यूल रहेगा, 8 आवर्स की आपकी ड्यूटी रहेगी, शिफ्ट में चलेगी। आपके सुबह एक तो रहेगी 6 से 14, 14 से 22 और रात को 22 से 6, ये 3 शिफ्ट चलेगी आपके, और पर वीक में आपको एक रेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे आपकी सीटिंग जॉब है, इसमें आप जो है पढ़ सकते हो। ड्यूटी के बाद में आपके पास में जो है 16 घंटे होंगे, उसमें आप जो है पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन टीटी की क्या है जॉब रनिंग है, तो इसमें जो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो टीटी को अगर अपन स्किप कर दे, टीटी को छोड़ दे, तो आपको सभी जॉब में जो है आप आराम से स्टडी कर सकते हो, ऐसी कोई इश्यू वाली बात नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रेनिंग पीरियड में 1-2 दिन की लीव मिल सकती है क्या एग्ज़ाम देने के लिए। तो बिल्कुल मिल सकती है, लेकिन आप एग्ज़ाम के लिए मांगोगे तो शायद नहीं मिले। आप कोई भी एक ठोस रीज़न देना है यहाँ पे, मेडिकल वगैरह का भी रीज़न दे सकते हो, कोई भी आप एक रीज़न दे सकते हो जो अनअवॉइडेबल हो, तो वहाँ पे फिर आपको जो है 1-2 दिन के लिए आराम से मिल जाएगी, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वैसे सभी को मिलती है, शायद ट्रेनिंग में ऐसे कहते हैं 21 दिन आप ट्रेनिंग करते हो, तो वहाँ पे जो है आपकी 1 या 2 दिन की जो है छुट्टी आपकी बन जाती है, तो आप वो छुट्टी यहाँ पे ले सकते हो। अगर आपके शेयर नहीं भी है तो भी आप जो है यहाँ पे वेबसाइट वगैरह या कुछ भी आप जो है वहाँ पे जो भी ऑथराइज पर्सन है वहाँ आप बात करके और आप एग्ज़ाम देने जा सकते हो। तो यहाँ पे आप एग्ज़ाम का नाम जरूर ना लें, आप कोई भी और जेन्यून रीज़न ले सकते हैं यहाँ पे, तो आपका जो है आराम से छुट्टी मिल सकती है, 1-2 दिन की कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद में बात करते हैं ट्रेन मैनेजर को पर मंथ कितना माइलेज मिल जाता है। तो यहाँ पे माइलेज जो बोलते हैं दोस्तों वो बोलते हैं किलोमीटर को, यहाँ पे रेलवे की भाषा में माइलेज बोल दिया करते हैं किलोमीटर को। तो कितना किलोमीटर चल जाते हैं, अब जितना किलोमीटर गुड्स गाड़ी यहाँ पे चलेगा ट्रेन मैनेजर, उतनी ही इसकी सैलरी इंक्रीज होगी, उतना ही इसका जो है किलोमीटर अलाउंस बढ़ेगा। और दोस्तों इनको जो है 1 किलोमीटर का यहाँ पे 5 रुपये अलाउंस मिलता है। तो ये हर गार्ड जो आपके लोग गुड्स गार्ड होता है वो लगभग यहाँ 5,000 से 6,000 किलोमीटर आराम से चल देता है 1 महीने के अंदर अंदर। इससे कई लोग ज़्यादा भी चल जाते हैं, कई कई बार मालगाड़ियों के अंदर यहाँ पे ये जो है 10,000 के करीब भी पहुँच जाता है। और लेकिन मिनिमम जो आपका 4-5 हज़ार आराम से रहता है, तो अपन इसको जो है एवरेज 5 से 6 हज़ार इसको अपन मान सकते हैं। तो अब मान लो 5 से 6 हज़ार है, मैं मान लो कम से कम अगर 5,000 किलोमीटर भी मानता हूँ महीने का, तो यहाँ पे इसको 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 25,000 रुपये आपके जो है किलोमीटर अलाउंस के सीधे सीधे यहाँ से बन जाते हैं। तो इसीलिए जो है गुड्स गार्ड की सैलरी काफ़ी अच्छी होती है। तो यहाँ 25 से 30 हज़ार आपका जो है आपका किलोमीटर अलाउंस बनेगा। और ये जो है अगर आप ओटी आपकी ड्यूटी अगर ज़्यादा हो रही है तो यहाँ पे आपको जो है ओवर टाइम भी मिलेगा, लेकिन ओवर टाइम का जो है कम ही मिलता है, ओवर टाइम इतना नहीं मिलता है,
बनता नहीं है, क्योंकि वो टाइम ड्यूटी करवाते नहीं रनिंग स्टाफ से। तो बाकी आपका जो है माइलेज इतना आराम से 25-30 हज़ार आराम से बन जाएगा। तो यही सारा कुछ जो इसमें माइलेज रहता है ट्रेन मैनेजर में। इतना ही आपका जो है उसका लोको पायलट का रहता है। लेकिन लोको पायलट का जब असिस्टेंट में आते हो एलपी में, तो वहाँ पे आपकी जो है ये रेट कम होती है, शायद 3.5 नहीं 3.5 रुपये करीब होती है। और जब आपको 4200 जीपी मिल जाता है, जब आप ड्राइवर बन जाते हो गुड्स के, फिर आपको जो है यहाँ पे 5 रुपये बनते हैं। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे, जबकि गुड्स गार्ड में क्या है दोस्तों, ट्रेन मैनेजर इनिशियल जब लगता है तब से ही इसका जब रिटायरमेंट तक 5 रुपये रहता है, आगे बढ़ता नहीं है। इसके बाद में बात करते हैं अपन होम डिस्ट्रिक्ट स्टेशन मास्टर या अदर स्टेट में एसएससी सीजीएल के थ्रू इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। तो दोस्तों यहाँ सीधी सी बात है कि आप जो है सीजीएल में ही जाना, इनकम टैक्स ऑफिसर में, या आपका डिस्ट्रिक्ट हो भले ही, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप ये पोस्ट बहुत अच्छी है सीजीएल के अंदर, तो आप इनकम टैक्स ऑफिसर बढ़ें। और मैं साथ ही ये भी कहूँगा कि अगर आपको आपका जैसे कि होम डिवीज़न नहीं मिला हो किसी को असम में, और बाहर जैसे चेन्नई वगैरह कोई मिला हो, तो उस केस में अगर सीजीएल में अगर आपको, देखो दोनों ही बात है, इसमें आपको सीजीएल में भी बाहर मिलेगी और स्टेशन मास्टर में भी बाहर मिल रही है। तो आप जो है यहाँ पे सीजीएल को प्रेफर करना, चाहे सीजीएल में आपको जो 2800 जीपी की ऑडिटर पोस्ट ही मिले, 4200 की मिले या 4600 की मिले, इस केस में आप जो है सीजीएल ही ज्वाइन करना। यहाँ पे 2800 ग्रेड मत देखना। अगर 2800 ग्रेड की भी अगर आपको सीजीएल की जॉब मिलती है तो आप सीजीएल की जॉब को ही प्रेफर करोगे, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे जो है प्रमोशन वगैरह काफ़ी अच्छे हो जाते हैं और वहाँ पे जॉब प्रोफाइल वगैरह आपकी काफ़ी चेंज हो जाती है। तो लास्ट में रिटायरमेंट तक आप बहुत अच्छी पोस्टों पर रिटायर होते हो। जबकि एसएम के अंदर आप एस की जो अगर कोई डिपार्टमेंट एग्जाम अगर नहीं देते हो आप, तो आपकी जॉब प्रोफाइल यही रहने वाली है लाइफ टाइम। आप एसएस बन जाओगे, ग्रेड पे भले ही चेंज होता रहेगा, लेकिन आपकी जॉब प्रोफाइल आपको लाइफ टाइम काम यही करना है। तो इसलिए जो है आप अगर सीजीएल में अगर आपको कोई भी 2800 जीपी की पोस्ट मिले तो आप उसको प्रेफर करना। और अगर होम डिस्ट्रिक्ट में अगर स्टेशन मास्टर मिल रहा है आपको और बाहर ऑडिटर वगैरह मिल रहा है, तो फिर भी आप एक बार सोच सकते हो एसएम को लेने की। लेकिन आप कंपेरिजन कर रहे हो एसएम और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में, तो आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के साथ ही जाइए। आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। अब बात करते हैं डिवीजन अलॉटमेंट कैसे होता है। इस पर बहुत सारे कमेंट्स आ रखे हैं। यहाँ पे कोई बोल रहा है कि सर डिवीजन अलॉटमेंट जो होता है वो आपके कैटेगरी के वाइज होता है। कोई बोल रहा है सर मेरिट के हिसाब से होता है, जिसके मार्क्स ज़्यादा है उसको अच्छे डिवीजन मिल जाते हैं। तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, ना कैटेगरी का रोल है ना यहाँ पे मेरिट का रोल है। इन दोनों की वजह से जो आपका यहाँ पे डिवीजन अलॉटमेंट नहीं होता। डिवीजन अलॉटमेंट की जो कहानी है वो समझिए। देखो सपोज दैट ये आपका पूरा जोन है और इसमें आपके जो है 4 डिवीजन पड़ रहे हैं, और इन्हीं में से किसी एक डिवीजन में आपका घर पड़ रहा है, मान लो इस डिवीजन पड़ रहा है, तो ये जोन जो है कोशिश करेगा आपको ये डिवीजन मिले, क्योंकि बाद में जो है लीव वगैरह की इश्यू नहीं होती है। अगर आपको होम डिवीजन मिलता है तो आपको इतनी लीव वगैरह की रिक्वायर्ड नहीं होती है, और ड्यूटी भी आप बहुत अच्छे से अपने फैमिली के साथ रह के आराम से कर सकते हो। तो इसलिए रेलवे कोशिश करता है कि अगर आपका घर जो है अगर होम डिवीजन में पड़ रहा है किसी डिवीजन में, तो आपको वहीं पर देने की कोशिश करती है। तो आप इस केस में जो है आपको ये डिवीजन, आपका घर जिस डिवीजन पड़ रहा है वो मिल जाएगा, यदि आपका जोन में आपका घर पड़ रहा हो तो। और दूसरा कैसे आता है कि मान लो एक जोन है जिसमें अपना घर नहीं पड़ रहा है और 4 डिवीजन है, तो इस केस में जो है आपको कोई सा भी डिवीजन मिल जाएगा, क्योंकि इसमें जो एड्रेस वाला जो है वो मामला काम नहीं करेगा। तो इस प्रकार जो आपको डिवीजन का अलॉटमेंट होता है। बाकी अगर आपका घर जो है आपके होम डिवीजन में, अगर आपने जिस जोन में अप्लाई किया है उसी जोन के किसी डिवीजन में पड़ रहा है, तो फिर आपको जो है वो डिवीजन वहाँ पे अलॉट होने के चांसेस होते हैं, यदि वहाँ पे वैकेंसी होती है तो। बाकी समझ देख, बाकी जैसे कि हमारे साथ जैसे हुआ था, जैसे मैं जयपुर डिवीजन में मेरा घर पड़ता है और आपके अजमेर में है जो 4 डिवीजन आते हैं, जयपुर हो गया और बीकानेर हो गया और अजमेर और जोधपुर। अब देखो यहाँ पे जयपुर में हमारे टाइम में इनिशियल किसी को लिया नहीं था, तो जयपुर वालों को इन्हीं में से तीनों में से इधर उधर कहीं फेंक दिया था, चाहे हमारा घर जयपुर डिवीजन में हो। अब इसके बाद में जोधपुर वालों को, जो भी लड़के जोधपुर के थे उनको सबको जोधपुर डिवीजन मिला, जो भी लड़के बीकानेर के थे उनको सबको बीकानेर डिवीजन मिला, और जो भी लड़के जो है यहाँ अजमेर के थे उनको अजमेर डिवीजन मिला। इनको अजमेर डिवीजन, ये अपने अपने डिवीजन इसलिए मिले क्योंकि यहाँ पे पोस्ट वैकेंट थी, और जयपुर में वहाँ पे इनिशियल किसी को लिया नहीं था, इसलिए जयपुर वाले सारे बंदों को, किसी को बीकानेर डिवीजन में डाल दिया, किसी को अजमेर में डाल दिया, किसी को जोधपुर में डाल दिया। तो ये है सारी कहानी आपके डिवीजन अलॉटमेंट की। और अगर आपका घर नहीं पड़ रहा आपके जोन में, तो फिर आपको रैंडम कोई भी मिल सकता है। इसके बाद बात करते हैं डिवीजन अलॉटमेंट ट्रेनिंग से पहले या बाद में होंगे। तो देखो डिवीजन अलॉटमेंट जो होगा आपका ट्रेनिंग से पहले होगा। ट्रेनिंग पे जब भेजते हैं तो आपके जो है डिवीजन ही भेजते हैं, जोन कभी ट्रेनिंग पे नहीं भेजता है। तो यहाँ पे जो है आपका डिवीजन अलॉटमेंट जो है ट्रेनिंग पे जाने से पहले हो जाएगा, और ट्रेनिंग पे आपके डिवीजन ही भेजेंगे। इसके बाद में बात करते हैं सीनियर सीसीटीसी की जॉब में लेवल 7-8 मिलने के बाद में नाइट ड्यूटी करनी होगी या नहीं होगी। तो देखो यहाँ पे जैसे कि
4600 जीपी के अंदर आपको जैसे कि या तो आप सीपीएस बन जाओगे, चीफ पार्सल सुपरवाइजर, या सीबीएस बन जाओगे, या सीजीएस बन जाओगे, चीफ गुड्स सुपरवाइजर, चीफ बुकिंग सुपरवाइजर, या चीफ पार्सल सुपरवाइजर। ये पोस्ट आपकी मिल जाएगी। या फिर बनोगे आप चीफ टिकट इंस्पेक्टर यानी कि सीटीआई। तो यहाँ पे सीटीआई की जॉब में जो है आप 4600 मिलने के बाद में आपकी गाड़ियों में ड्यूटी लगेगी। तो यहाँ पे तो आपकी नाइट ड्यूटी रहेगी। अगर आप टीटी में रहोगे तो आपकी यहाँ पे नाइट ड्यूटी चलेगी। और इसके अलावा अगर आप सीजीएस बनते हो, सीपीएस बनते हो, और सीआरएस बनते हो, या सीबीएस बनते हो, तो इन चारों के अंदर आपको जो है नाइट ड्यूटी नहीं करनी पड़ेगी। इनकी जो ड्यूटी होती है वो डे के अंदर ही होती है, 6 से 14, और वीकली इनका एक रेस्ट होगा। तो इस प्रकार इनको यहाँ पे नाइट ड्यूटी नहीं लगती है। आपकी सीनियर सीसीटीसी के अंदर आपकी 5 जॉब आती है। 5 में अगर एक सीटीआई को छोड़ दे अपन, बाकी की जो जॉब है उनमें नाइट ड्यूटी नहीं होती है। सीटीआई में आपको जॉब करनी होगी नाइट ड्यूटी। हाँ, एक बंदे को सीटीआई में जॉब नहीं करनी होगी नाइट ड्यूटी, वो रहेगा इनका सबका जो हेड रहेगा इंचार्ज, तो उसको यहाँ पे नाइट ड्यूटी नहीं करनी होगी। तो इंचार्ज के लिए तो यहाँ पे जो है इंचार्ज की एज कम से कम 20-30 साल की सर्विस के बाद होती है, तो वो काफ़ी लंबा हो जाता है। बाकी सभी को यहाँ पे नाइट ड्यूटी करनी होती है सीटीआई के अंदर। और इन्हीं जो सीटीआई के अलावा सारी वैकेंसी है, सारी जॉब है, तो उसमें लेवल 7-8 मिलने के बाद में आपको नाइट ड्यूटी से छुटकारा मिल जाएगा, नाइट ड्यूटी नहीं करनी होगी। इसके बाद में बात करते हैं एग्ज़ाम के बाद में डिवीज़न को कब बताना है, एग्ज़ाम के बारे में। जैसे कि मैंने कल परसों एक वीडियो बनाया था कि आपको अगर टेक्निकल रेजिग्नेशन लेना है तो आप जिस भी एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किए हैं, जिसका भी आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है, या किसी का रिजल्ट आना बाकी है, तो इन सब के बारे में जो है आपको अपने डिवीज़न को बताना है, डिवीज़न पे रिपोर्ट करनी है, ताकि बाद में जब आप जॉब छोड़ो तो आपको जो है एनओसी के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, और आपको है टेक्निकल रेजिग्नेशन भी यहाँ से मिल जाए। और टेक्निकल रेजिग्नेशन के मैंने जो है प्रॉफिट एंड लॉस दोनों बताए हैं, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों देखो, आपको जो है जब डिवीजन अलॉटमेंट होने के बाद में आप जब ट्रेनिंग पे चले जाओगे, और ट्रेनिंग होने के बाद में जब वापस आप आओगे अपने डिवीजन पे रिपोर्ट करोगे, तो वहाँ से फिर आपको जो है स्टेशन अलॉट होंगे। कोई 2-4 दिन आपको डिवीजन रोक सकता है, क्योंकि सारी कुछ प्रक्रिया में थोड़ा टाइम लग जाएगा। उसके बाद में जब आपको स्टेशन अलॉट हो जाएंगे, तो उस दौरान ये आपको डिवीजन में वापस रिपोर्ट करोगे और स्टेशन अलॉट होगा। इसके बीच में आप कभी भी जो है अपने वहाँ पे जो सीनियर डीपीओ साहब है उनको आप इन्फॉर्म कर सकते हो, लेटर लिख के 2 कॉपी में आप लेटर लिखोगे, एक प्रिस्यू लिख के रख लोगे। आपने जो इन्फॉर्म कर दिया कि सर हमने इस एग्ज़ाम ये एग्ज़ाम दे रखे हैं, या मेरा जो है मैंने इसका फॉर्म फिल किया हुआ है, इसका मेरा नेक्स्ट मंथ या जब भी मेरे को एग्ज़ाम पड़ेगा तो मेरे को रिलीव किया जाए। तो उसमें जो है अगर आपकी वहाँ पे मान लो छुट्टी में दिक्कत आ रही है, अगर आपने जो एप्लीकेशन इन्फॉर्म कर रखा होगा तो आपको एग्ज़ाम देने के लिए रेल रोक नहीं सकती, आपको वहाँ पे छुट्टी देना पड़ेगा अगर आपने इन्फॉर्म कर रखा। तो अगर आपने इन्फॉर्म नहीं किया रेलवे को, तो आपको जो है छुट्टी नहीं मिले या मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप इसके लिए बाध्य नहीं हो, मतलब आप फोर्स नहीं कर सकते कि मेरे को छुट्टी चाहिए। अगर आपने एग्ज़ाम के बारे में बताया हुआ है कि मैंने इसका फॉर्म भरा हुआ है, मेरे का इसका एग्ज़ाम लगेगा, जैसे कि सीजीएल का मेरा एग्ज़ाम लगेगा, तो अगर इन्फॉर्म कर दिया तो आपको जो वहाँ पे छुट्टी मिल जाएगी। जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन आपको वहाँ पर छुट्टी मिल जाएगी। अगर आपने इन्फॉर्म नहीं किया तो दिक्कत हो सकती है, वैसे मिल जाएगी छुट्टी, लेकिन थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आप सभी लोग जो है तब इन्फॉर्म कर देना ट्रेनिंग के बाद, जब डिवीजन पे आओ तब आप सभी अपने अपने जो भी आपने एग्ज़ाम वगैरह दे रखे हैं या जो भी सारा कुछ आप बता देना। इसके बाद बात करते हैं लेवल 5 वालों को पास कौन सी क्लास का मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लेवल 5 वालों को जो है आपका 2800 ग्रेड में आते हैं, तो इनको जो है आपके पास मिलेगा थर्ड एसी का। इन थर्ड एसी का इनको पास मिलेगा, थर्ड एसी का इनको पीटीओ मिलेगा। और पास का बारे में पता ही है, 5 सालों की सर्विस से पहले आपको 1 पास और जो है 4 पीटीओ सेट मिलेंगे। और ट्रेनिंग के बाद में जो है आपको 3 फ्री पास मिलेंगे और 4 पीटीओ मिलेंगे। फ्री पास पे बिल्कुल निःशुल्क होता है, एक पैसा नहीं लगता है। कश्मीर टू कन्याकुमारी आप जर्नी कर सकते हो, जिस भी क्लास में एलिजिबल हो। पीटीओ के ऊपर आपको 1/3 किराया देना होता है। तो ये सारी कुछ प्रक्रिया है। बाकी पास के ऊपर मैंने डिटेल से वीडियो बना रखे हैं, लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो कि पास के जो है सारे रूल क्या क्या है, किसको कौन सी क्लास का पास मिलेंगे, पास कितनी टाइप के होते हैं, फैमिली में किस किस को पास मिलेंगे, सारा कुछ आप डिटेल से देख सकते हो। तो आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सभी लोग जो है वीडियो तो देख लेते हो दोस्तों, लेकिन लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज़ आप सभी लोग जो है सपोर्ट करें। यहाँ पे हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका जो है सपोर्ट हमें चाहिए। थैंक यू।